गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम ह्यूमन बॉडी के एक ख़ास ऑर्गन्स की बात करेंगे जो अपने आप में भी कुछ खास है। आज हम दिल की बात दिल से करेंगे। कुछ लोगों का कहना है दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, तो कुछ का कहना है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। पर दिल चीर के देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरा कहना है ध्यान दीजिएगा, जुल्म कैसा वफा से मर जाएं, नर्म दिल है अदा से मर जाएं। जुल्म कैसा वफा से मर जाएं, नर्म दिल है अदा से मर जाएं, और मौत की बद्दुआ न दे हमको, हम तो तेरी दुआ से मर जाएं। तो दोस्तों, ये तो हार्ट की फीलिंग है, लेकिन आज हम दिल के फिजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। तो आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट में मिनरल्स, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जाइलम और फ्लोएम का अहम योगदान रहता है। इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी में भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। यानी हमारे बॉडी में भी जितने मिनरल्स, जितने वाटर, मिनरल्स, गैस, वेस्ट मटेरियल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है, वो सारा हमारा ब्लड के थ्रू होता है। यानी मेन पार्ट हमारा ब्लड ही है, जो एवरी सेल तक, एवरी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल, गैस को, गैसियस जैसे O2 को भेजना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, देना हो, तो ये सारा हमारा काम ब्लड करता है। लेकिन उसके साथ साथ हार्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हम बात करें हार्ट क्या है, तो हार्ट हमारे बॉडी का एक मोटर है जो एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वो उस प्रेशर से वो ब्लड एवरी पार्ट्स तक पहुंचता है, और एवरी सेल्स को जो भी रिक्वायर्ड होता है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है, गैस रिक्वायर्ड होता है, और वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ये सारा काम हमारा ये ब्लड करता है। लेकिन हार्ट क्या करता है, एक मोटर का काम करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो हार्ट हमारा कहाँ है, तो हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में है, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में है। जो ये रिब केस है, रिब केज जो एक बोनी पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट होता है, और उसके अंदर में एक चेस्ट कैविटी यानी खाली जगह है, चेस्ट कैविटी जिसके बारे में हमने बात किया था। तो उसके अंदर में ये हमारा लंग्स और हार्ट दोनों सिचुएटेड होता है। ये सारे वेंस और आर्टरी हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्टेड हैं, और हार्ट से भी, लंग से भी। और ये हमारा हार्ट है, ये बिल्कुल सेंटर में है। चूँकि ये थोड़ा लेफ़्ट साइड में टिल्टेड है, इसलिए हम अपने हार्ट बीट को थोड़ा लेफ़्ट साइड में महसूस करते हैं। तो इसका अगर बात करें, 4 इसका चेम्बर होता है, 1 2 3 4। अगर इस हार्ट को हम अपने ऊपर रख के ऐसा महसूस करें तो हमें ये लेफ़्ट साइड में दोनों दिखाई देगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे
इसको हम बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, एट्रियम। ये दोनों, ये नीचे वाला वेंट्रिकल है जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, और इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ये एल ये ई वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होता है, जिसको हम लेफ्ट साइड में जो दोनों दिख रहा है वो लेफ्ट ऊपर का लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, और ये नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और इसी तरह से राइट पार्ट में हम देखेंगे तो हमारे राइट पार्ट में तो ये ऊपर का राइट एट्रियम हो गया, और ये नीचे का राइट वेंट्रिकल हो गया। तो इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा हार्ट बिल्कुल सेंटर में है और ये डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम के बिल्कुल ऊपर एबव है और बिल्कुल सेंटर में है। इसी में हमारा लंग्स भी है, यहीं पे ये पूरा ये लंग्स दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, और ये हमारा हार्ट है। तो हम इसके डिटेल्स में बात करेंगे। थोड़ा अभी देख लेते हैं कि हमने इसी चीज़ को एक लिखा है कि हार्ट, हाँ, हार्ट इज सिचुएटेड अंडर थोरासिक, थोरासिक कैविटी इनसाइड रिब केज। तो ये जो बोनी पार्ट आपको मैं दिखाया, ये जो बोनी पार्ट यहाँ पे है तो वो रिब केज है, और थोरासिक कैविटी जो अंदर का पार्ट है उसको थोरासिक कैविटी कहते हैं, तो उसमें सिचुएटेड है। हार्ट इज बिटवीन लंग्स, ये दोनों लंग्स के बीच में है, एबव डायफ्राम जैसा हमने बात किया अभी, चेस्ट कैविटी, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है थोड़ा, इसीलिए हम इसको लेफ्ट साइड में महसूस करते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल्स, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में ये दूसरा ऑर्गन्स है ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी आता है, वेंस आता है और कैपिलरीज, इन तीनों का ही बहुत बड़ा मुख्य रोल है। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, हार्ट हमारा किससे बना है, तो एक स्पेशल मसल से बना है जो काफ़ी स्ट्रांग है और उसको काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रदान करता है, तो वो है कार्डियक मसल्स। देयर आर 4 चेम्बर्स आर इन हार्ट, तो अभी हमने बात किया कि इसमें 4 चेम्बर्स होता है। वल्व, इसमें वल्व भी होता है, वन वे फ्लो ऑफ लिक्विड यानी ब्लड, यानी ब्लड को वन वे फ्लो में हेल्प करता है, यानी बैक फ्लो को रोकता है। तो इस तरह से। अच्छा, एक और देख लेते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है, तो एक तरह का स्पेशल लेयर से बना रहता है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और एक स्पेशल शेप प्रदान करता है, तो ये पेरिकार्डियम है। अच्छा, सेप्टम की बात करें तो सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट हार्ट, यानी ये राइट और लेफ्ट हार्ट को सेपरेट करता है। तो ये हम अभी देख लेते हैं इसको ऐसे, हाँ ये ओके, हाँ, तो ये हमारा सेप्ट्रम, थोड़ा बात कर लिया जाए अब हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में। तो ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट को हम सेप्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये सेप्टम है जो दोनों चेम्बर्स को सेपरेट करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। तो यानी सेप्टम का बहुत बड़ा रोल है इसमें सेपरेशन करने में। ठीक है, अच्छा, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल जैसा हमने बात किया, ये राइट एट्रियम हो गया। ये डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, यहाँ से हार्ट से, ये ओर्टा जिसको बोलते हैं, ओर्टा आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है। ठीक है, ओर्टा आर्टरी जिसको ओर्टा ही बोलते हैं, ये बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है।
और यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन है जो ये हार्ट से ये आ रहा है, कहाँ से, ये लंग से आ रहा है, ये लंग से ब्लड लेके इसमें आ रहा है, ठीक है, इसको पल्मोनरी वेन बोलेंगे। और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कहाँ पे जा रहा है, तो ये लंग्स में जा रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। बाकी ये हमारा ये वेना कावा है, ये दोनों, ठीक है। तो वेना कावा क्या है कि बॉडी पार्ट से आता है और ब्लड इसमें इसके थ्रू आता है और डिफरेंट डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, इसमें आता है, ठीक है। तभी हम बात कर लेंगे उसके बारे में। अभी हम थोड़ा इस पे बात करते हैं इधर, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हार्ट का एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है। मान लिया जाए हार्ट यहाँ पे है, तो ये हमारा हार्ट का 4 चैम्बर हो गया। ये लंग्स से हमारा ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड आया कहाँ पे, तो लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 मिला हुआ, ठीक है। तो ये आया हमारा लेफ्ट आर्टरियम में। फिर यहाँ वॉल्व लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्व है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ से दोनों वॉल्व से ब्लड हमारा इसमें आ गया, इसमें भर जाता है, ठीक है, इसमें भर जाता है। उसी तरह ये भी इसमें भी भर जाता है। इसका चूँकि थोड़ा वाल दोनों का ये थीन वाल है, ये दोनों का थीन वाल है, ठीक है, और इसका थिक होता है, इसका वाल थिक है, इसका तो थिकेस्ट है, बहुत मजबूत है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमारा आर्टरी जाता है, ठीक है, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये एक्चुअल में यहाँ कैपिलरी बनता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैपिलरी इस तरह से अगर हम बना लें थोड़ा, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये काफ़ी ट्यूब में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। और फिर यहाँ से फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से निकलता है और फिर ये पहुँचता है हमारा राइट एट्रियम में, ठीक है। और यहाँ से फिर ब्लड इसके थ्रू बाहर इसमें आता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से फिर ब्लड निकलता है और फिर हमारा लंग्स में पहुँचता है, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो जाता है, जहाँ डीऑक्सीनेटेड, ये हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी यहाँ पे CO2 मिक्स है इसमें, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसको ऐसे रेड से ही लिखते हैं, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे O2, ठीक है, ये O2 वाला ये है, यहाँ से इस तरह से इसका डायरेक्शन है। तो ये हमारा आर्टरी है, आर्टरी, ठीक है, आर्टरी है जिसको ओटा भी बोलते हैं, ओटा, ठीक है। और ये हमारा वेंस है, वेंस। ये चूँकि 2 पार्ट से जाता है तो अभी हम देख लेंगे। ये वेना कावा बोलेंगे, जहाँ से ये इंटर करता है, यहाँ से ये वेना कावा है, और इसमें एक ऊपर को सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और नीचे वाले बॉडी पार्ट से जब राइट एट्रियम में जाता है तो उसको इन्फीरियर वेना कावा बोलेंगे। तो हम बात कर लेंगे, देख लेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या देखा कि इसमें 2 सर्कुलेशन काम करता है, इसमें हमारा 2 सर्कुलेशन काम कर रहा है। तो एक तो हमारा सर्कुलेशन कैसे है, तो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है और फिर लंग्स से हार्ट में आ रहा है। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। और दूसरा सर्कुलेशन हम देख रहे हैं कि ये बॉडी पार्ट से हार्ट को जा रहा है, और
हार्ट से बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, तो इस सर्कुलेशन को हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह से हमारा ये दो सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन काम करता है हमारे बॉडी में, डबल सर्कुलेशन काम करता है, ठीक है, डबल ब्लड सर्कुलेशन काम करता है, ठीक है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जैसे ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे सिस्टोल, ठीक है। और ये जब रिलैक्स होता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सिस्टोल हो गया, अगर ये रिलैक्स होगा, जैसे ये रिलैक्स में अगर है तो इसको हम बोलेंगे डायस्टोल, ठीक है। अब होता क्या है कि ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से जब ये सिस्टोल हुआ, ये दोनों सिस्टोल हुआ, तो ब्लड जो इसमें है लेफ्ट एट्रियम में है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और ये राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ये जब रिलैक्स हो जाएगा और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ से फिर निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ को जाएगा, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और जहाँ भी आर्टरी और वेंस जहाँ मिलते हैं वहाँ ब्लड कैपिलरीज बना रहता है, ठीक है, बनता है। और वहाँ पे ब्लड कैपिलरी क्या है, तो एक छोटे छोटे ट्यूब में काफ़ी डिवाइड हो जाता है और ये परमेबल हो जाता है, जिससे वो सेल से ये न्यूट्रिएंट्स, गैस, ये सभी वेस्ट मटेरियल ये सभी ब्लड में आके मिक्स हो जाते हैं, और ये ऑक्सीजन दे देता है सेल्स को, न्यूट्रिएंट्स दे देता है, और फिर वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करता है और CO2 कलेक्ट करता है, और फिर ये वेंस के थ्रू यहाँ से फिर निकल के फिर हमारे हार्ट में जाता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन हमेशा चलते रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें इसी चीज़ को, अब हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या लिखा है, देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, तो अभी हमने बात किया ये पल्मोनरी वेन है, तो वेन क्या है, यानी वेन बोलते हैं कि जैसे जो हार्ट से दूर जाए, जो हार्ट से अगर दूर जा रहा है उसको हम आर्टरी बोलेंगे, उसको हम हार्ट से दूर उसको हम बोलेंगे आर्टरी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो भी हार्ट से दूर जा रहा है, यानी ये हार्ट से दूर जा रहा है तो ये आर्टरी है, और जो भी हार्ट में आ रहा है उसको हम वेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से जो ये हार्ट में जा रहा है वो वेन में। तो इस तरह से ये पल्मोनरी हमने देख लिया। CO2 वेना कावा बोलते हैं वही वेंस को जो हमारे हार्ट में जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, ठीक है। अच्छा, हमने सर्कुलेशन की भी बात कर लिया कि सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, यानी इस सर्कुलेशन को जो लंग्स से हमारे हार्ट में जा रहा है, इस सर्कुलेशन को, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और ये सेकेंड जो है ये सर्कुलेशन है, ये हमारा हार्ट से इधर को जा रहा है बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से हार्ट में जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक, जैसे हम बात कर लिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। अच्छा, ये पल्मोनरी वेन, ये चूँकि लंग से आ रहा है तो चूँकि हार्ट में आ रहा है इसलिए पल्मोनरी वेन बोलेंगे इसको, और ये हार्ट से ये लंग्स में जा रहा है इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ डबल सर्कुलेशन हमने देख ही लिया, बात कर लिया। अब हम बात करते हैं, अच्छा, ये सारे ये जो हमने देखा डबल सर्कुलेशन का, ये जो सारा सिस्टम देख रहे हैं ये सारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन वाले एनिमल्स, जो एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें ये 4 चैम्बर्स वाला हार्ट और ये डबल सर्कुलेशन वाला ये सिस्टम देखा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा लेफ्ट आर्टरियम, अभी हमने देख ही लिया कि कलेक्ट, अभी एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये लंग से
ब्लड कलेक्ट करता है और पासेस टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम क्या है कि वो लंग से ब्लड लेता है। ठीक है, वो लंग से ब्लड लिया और कहाँ पे पास किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, तो पंप्स ब्लड सो दैट इट कैन रीच ऑल बॉडी पार्ट्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ये इसका पंपिंग होता है ताकि ये एवरी पार्ट तक ब्लड पहुँचे, यानी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता है। ये जो हम अभी बात करेंगे, अभी एक बार पढ़ लें, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा इसका ये जो इसमें दिखाया गया है, तो इसमें इसका इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इसका वाल क्या होता है, बहुत थिकेस्ट होता है। इसका वाल काफ़ी थिकेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। और ये इतना प्रेशर होता है कि ये तभी एवरी पार्ट्स तक पहुँचता है ब्लड, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ भी ये दिखाया गया, यहाँ से ब्लड इंटर हो रहा है और हमारे बॉडी में ये इनलेट वाल्व है, वन वे वाल्व है, यहाँ से आउट तरफ जा रहा है ये वाल्व, और ये वाल्व से ये ब्लड हमारा कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है हम लंग्स में। ये ब्लड हमारा लंग्स में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये लंग से आ रहा है, ये वेन है। ठीक है, ये लंग से आ रहा है, फ्रोम लंग से ये ब्लड हमारा लंग से आया इसमें, और इसमें इंटर किया, फिर यहाँ से निकल के ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारा ये जा रहा है। ओटा के, इसको ओटा बोलते हैं, ओटा आर्टरी। ठीक है, तो इसी को बताया है कि इसमें चूँकि इतना प्रेशर होता है ताकि ये एवरी पार्ट्स तक पहुँचे, और इसी प्रेशर से हम अपना पल्स रेट देखते हैं। ठीक है, पल्स रेट ये चूँकि ये बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलैक्स होता है, तो इतना प्रेशर देता है कि एक धक धक की आवाज़ आती है हमारे हार्ट से, जिसको हार्ट बीट बोलते हैं, और उस हार्ट बीट को डॉक्टर चेक करते हैं। तो उसी हार्ट बीट, यानी इसका एक कार्डियक साइकिल होता है। यानी कार्डियक साइकिल क्या है कि एक बार हार्ट क्या हुआ, सिस्टोल हुआ और फिर डायस्टोल हुआ, तो इस पीरियोडिक साइकिल को, ये पीरियोडिक जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इस पीरियोडिक साइकिल को ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी से हार्ट बीट का क्रिएशन होता है। हार्ट बीट, ये जो साइकिल चलता है तो उससे एक आवाज़ आती है जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। ये 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स सुनने को मिलता है। और ये जो यहाँ पे जो हम देखे अभी, ये जो इसमें ये हार्ट बीट जब चलता है, ये कार्डियक साइकिल जब चलता है, तो जब ये प्रेस होता है, यानी ये जब सिस्टोल होगा तो ये काफ़ी प्रेशर देगा, और काफ़ी प्रेशर से, इसलिए इसका भी वाल थिक होता है। तो ये काफ़ी प्रेशर से इसमें ब्लड को फोर्स करवाएगा। ठीक है ना, फ्लो करवाएगा, जिससे क्या होगा, इसी को ये फोर्स को हम मापते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पल्स। ठीक है ना, तो जो आर्टरी में जो फोर्स को हम महसूस करते हैं एक साइकिल में, आर्टरी में जो एक फोर्सफुल फोर्स को महसूस करते हैं जिस डिवाइस से, जैसे वो स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं उसको, तो हमें अभी देखेंगे आगे धीरे धीरे सारा, तो उसको हम बोलते हैं, वही पल्स रेट होता है, पल्स रेट। तो मिला जुला के अगर हम बात करें तो कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल हो गया, हार्ट बीट और ये पल्स, ये लगभग सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हार्ट बीट एक साउंड है जो ये साइकिल
के चलने से ये क्रिएट होता है। और ये आर्टरी में जो फोर्स आता है बार बार, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, सिस्टोल और डायस्टोल से, सिस्टोल बोलेंगे जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट होता है, यानी ये पार्ट अगर कंट्रैक्ट हुआ तो इसको हम बोलेंगे सिस्टोल कंडीशन में है। और ये अगर ये रिलैक्स में है, अगर ये अगर सिस्टोल में है तो ये रिलैक्स में होगा। तो ये पार्ट अगर रिलैक्स में है तो इसको हम बोलेंगे डायस्टोल में है, ठीक है। तो जो भी सिस्टोल और डायस्टोल से जो एक बीट उत्पन्न होता है, जो एक साउंड उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। और पल्स रेट जो हमने बात किया कि ये जो इसके कंट्रैक्शन से जो और रिलैक्सेशन से, कंट्रैक्शन से बार बार इसमें एक फोर्सफुल एक मूवमेंट होता है, इसी को हम पल्स रेट बोलते हैं, जो हम डॉक्टर महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं अपने आर्टरी में, ठीक है। अच्छा, ये आर्टरी शरीर के काफ़ी अंदर में पाया जाता है, ठीक है। ये शरीर में काफ़ी अंदर में ये हमारा होता है ये आर्टरी। और वेंस होता है हमारा शरीर के काफ़ी ऊपर में, ठीक है, ऊपरी पार्ट में। तो एक बार हम लोग थोड़ा मोटा मोटी हमने बहुत सारा देख लिया, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया ये सारा, इसके बारे में देख लिया, राइट वेंट्रिकल इसी चीज़ को लिखा गया है। अच्छा, हाई प्रेशर आर्टरी में जैसा हमने बात किया कि हाई प्रेशर होता है, जबकि वेंस में लो प्रेशर होता है। यहाँ पे नो वॉल्व्स, आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है, इसलिए वॉल्व नहीं होता है कि इतना प्रेशर ज़्यादा होता है कि बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो होने का चांसेज ही नहीं रहेगा वहाँ पे, इसलिए इसमें वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। अब चूँकि वेंस में क्या होता है कि प्रेशर कम रहता है, तो प्रेशर कम होने से ब्लड के बैक फ्लो होने का चांसेज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसमें वॉल्व होता है, वो बैक फ्लो को बचाता है, ठीक है। अच्छा, आर्टरी थिक वाल टू प्रिवेंट प्रेशर एंड इलास्टिक। ये आर्टरी का जो वाल होता है वो मोटा होता है, थिक होता है, थिकेस्ट बोलिए इसको, अगर हम थिकेस्ट की बात करें तो और अच्छा रहेगा, थिकेस्ट वाल होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर काफ़ी उसमें चलता है और इलास्टिक होता है, ठीक है। इसीलिए शरीर के अंदर में पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि ऊपर आने से अगर डैमेज होगा तो काफ़ी ब्लड बाहर निकल सकता है, तो इसलिए आर्टरी काफ़ी अंदर में पाया जाता है, काफ़ी नीचे रहता है, ठीक है। जबकि वेंस ऊपरी सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। इसका थिन वाल होता है और नॉन इलास्टिक होता है, ठीक है। इसमें चूँकि क्या है कि बार बार प्रेशर होने से ये ट्यूब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए इलास्टिक और काफ़ी थिक होता है, स्ट्रांग होता है। जनरली डीप इन द बॉडी, जैसे हमने बात किया कि जनरली ये काफ़ी अंदर में होता है और ये ऊपरी भाग में रहता है। चूँकि अंदर में रहने से, डैमेज होने से, क्योंकि इसमें अगर कट लगता है तो ब्लड काफ़ी प्रेशर से बाहर निकलेगा। अब हम बात कर लें ब्लड कैपिलरी की, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी की अगर हम बात करें तो कैपिलरीज आर नैरो ब्लड ट्यूब्स विच हैज़ नैरो एंड थिन वॉल बाय विच, एक मिनट थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, ओके, अब दिख रहा है हमारा, ठीक है। कैपिलरी आर नैरो ब्लड ट्यूब्स विच हैज नैरो एंड थिन वॉल बाय विच इट कैन एक्सचेंज गैसेस लाइक CO2। यानी कहने का मतलब इसका, ये जो हमारा ये आर्टरी है और इधर हमारा वेन है, तो ये इतना थिन होता है ना, ये हमारा इतना, हाँ, इतना थिन होता है कि इसको यहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये परमेबल होता है और इतना थिन लेयर होता है कि यहाँ से एक्सचेंज करने में काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पूरा ब्लड फैल जाता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स, गैस, जो भी है, वाटर, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, तो ये जितना है एक्सचेंज करने में इजी होता है। और ये सेल को ऑक्सीजन दे देता है, न्यूट्रिएंट्स दे देता है, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल और ये CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड जितना भी है उसको आराम से पिकअप करके फिर ये डिफ्यूज़न के द्वारा, जैसे हम पढ़े हैं ना, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, उस तरह से डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में, और डिफ्यूज़ होकर के फिर ये वेन के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, ये हमारे हार्ट में,
ये हार्ट में चला जाएगा और हार्ट के थ्रू फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में, और फिर वहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड है वो ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ये साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ पे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ब्लू में दिखाया गया है, जबकि ये रेड को ऑक्सीनेटेड में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ब्लड कैपिलरी छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड रहते हैं, जो आसानी से ये न्यूट्रिएंट्स और ये गैस का और हार्मोन्स का आराम से सेल को सप्लाई कर सकें और एक्सचेंज कर सकें, जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर वापस ले सकें। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ, वाल्स आर परमेबल, इसका वाल्स क्या है, परमेबल है, मतलब आसानी से छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल आर पार जा सकें, इधर उधर जा सकें। ठीक है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन इजिली डिफ्यूज थ्रू देयर थिन वाल। ठीक है ना, उसी की बात हमने किया, आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं थिन वाल के चलते। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड। हाँ, तो ब्लड कैरीज ए स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड, जैसे हम जानते हैं ब्लड कैरीज ए स्मॉल फूड। ठीक है ना, स्मॉल फूड को ये कैरी करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है। कैपिलरीज आर नैरो थिन वाल्ड एंड ब्लड वेसल्स बिटवीन आर्टरी एंड वेंस। अभी हमने बात की आर्टरी और वेंस के बीच में ये काफ़ी नैरो थिन वाल्ड में ये ब्लड वेसल्स रहता है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैस को एक्सचेंज करने में के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। और फूड को भी, इट इज़ बिटवीन ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट से ब्लड में आने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है ये कैपिलरी। ये छोटे छोटे परमीबल जो ट्यूब्स हैं उसके थ्रू आराम से हो जाता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड, तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट O2 लंग्स टू बॉडी पार्ट्स, यानी लंग्स से कहाँ पे आएगा, तो हार्ट में आएगा और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और ट्रांसपोर्ट CO2 टू बॉडी पार्ट्स टू लंग, और इस तरह से CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू लंग्स तक पहुँचाने में, यानी बीच में हार्ट के माध्यम से ये लंग्स तक पहुंचाता है। तो ये सबसे काम क्या है किसका, ये ब्लड का, यानी ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इवन कि हमारे बॉडी को बचाता भी है, जर्म से भी बचाता है। ठीक है ना, तो डिजीज से भी बचाता है। तो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और ये फूड को भी स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ एब्जॉर्प्शन से जो न्यूट्रिएंट्स मिला था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से भी ये फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है ग्लैंड्स टू ऑर्गन्स, यानी ग्लैंड से जो ऑर्गन्स को चाहिए जो हार्मोन्स, तो ये ब्लड में ही मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और फिर हर एक बॉडी पार्ट्स तक ये जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, यानी वेस्ट मटेरियल को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू किडनी, यानी किडनी तक पहुंचाने में वेस्ट मटेरियल का सारा सेल से लेता है, और किडनी तक पहुंचाने में ब्लड का ही काफ़ी अहम रोल है, यानी बेचारा ये वेस्ट मटेरियल को भी पहुंचाता है। देखिए, जहाँ पे हमारा ब्लड प्यूरिफाइड होता है। ब्लड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीज, ब्लड मेनी डिजीज से भी बचाता है, यानी हमारे बॉडी को डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। ब्लड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और देखिए ये बॉडी मेंटेन यानी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इस तरह से ब्लड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, शायद ये हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये बात करें कि ये 80% तो वर्क ब्लड ही कर रहा है, जितना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है। रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि ये कार्डियक साइकिल क्या है, तो कार्डियक साइकिल इज ए पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के मसल्स का एक पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ही कार्डियक साइकिल कहलाता है। ठीक है, यानी इसका थिन वाल है, इसका थिक है, इसका थिकेस्ट है। अच्छा,
ये जब सिस्टोल में रहेगा तो ये डायस्टोल में होगा, और ये जब डायस्टोल में होगा तो ये सिस्टोल में होगा। ठीक है, यानी ये कंट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल में हो जाएगा, और रिलैक्स करेगा तो डायस्टोल में होगा। तो ये कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल इज ए पीरियोडिक रिलैक्सेशन। ये चलते रहता है, पीरियोडिक चलते रहता है। इस तरह से पीरियोडिक रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट को हम कार्डियक साइकिल कहेंगे। हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या है? तो ये जो कार्डियक साइकिल चलता है उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और उस साउंड को ये डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप से महसूस करते हैं और हमारे सिकनेस का पता लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारा हार्ट ठीक ठाक चल रहा है तो वो कहते हैं कि नहीं, मतलब सही चल रहा है। यानी हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। यानी कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से इसमें एक साउंड उत्पन्न होता है जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं, और वो भी 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स होता है। यानी भाई जितना बार ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा उतना ही साउंड निकलेगा, उतना ही इसमें फोर्स आएगा इसके आर्टरी में। तो ये लगभग तीनों का सेम ही होता है ये। तो इस तरह से हार्ट बीट का हमने देख लिया। ठीक है, अब पल्स की बात करें तो पल्स की बात, पल्स इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ आर्टरी ड्यू टू पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू इट। यानी जब ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जब ये चलता है कार्डियक साइकिल, तो उसमें क्या होता है कि एक फोर्सफुल मूवमेंट होता है आर्टरी में। ठीक है, और ये भी पीरियोडिकली चलते रहता है फोर्सफुल मूवमेंट ब्लड, इसी को हम पल्स बोलते हैं। और पल्स का भी रेट वही होगा जो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से हो रहा है, जो हार्ट में कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन चल रहा है उसी से होगा। तो ये एक होता है इसमें, जैसे हमने बात किया ये सिस्टोल और डायस्टोल, तो इसी से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, और इसको मापने के लिए ये स्फिग्मोमैनोमीटर है, और ये हार्ट बीट को हम सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हार्ट बीट को सुनने में हमें मदद करता है, ये डिवाइस है। और ये हमारा बीपी जो हम चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या चेक करते हैं? यानी वही आर्टरी का प्रेशर हम चेक करते हैं, और आर्टरी में जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है उसी को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, जो हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये नॉर्मल में ये होता है कितना? तो इसका होता है 120 mm Hg। ठीक है, और इसका होता है 80 mm Hg। तो ये सारा किससे ये हम मापते हैं? ये सारा हम मापते हैं ये स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और इस बोलते हैं डायस्टोलिक। यानी जब रिलैक्स होता है हमारा कार्डियक मसल तो उसमें डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है, जो इसको हम उस प्रेशर को मापते हैं, तो उसको हम डिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ये जो 80 mm Hg है। और सिस्टोलिक प्रेशर जब कंट्रैक्ट होता है हमारा मसल्स तो उस तरह से ये प्रेशर क्रिएट होता है, और 120 है। तो अभी हमने इसी को देख लेना है। देखिए, वी फील दैट हार्ट इज एट लेफ्ट ऑफ चेस्ट, जैसा हमने महसूस किया कि ये चेस्ट के लेफ्ट में है, बिकॉज वी एक्चुअली फील द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के पावरफुल मूवमेंट से ये हम लेफ़्ट साइड में इसको महसूस करते हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में थोड़ा टिल्टेड होता है इसलिए। ठीक है, डायस्टोल अभी हमने बात किया रिलैक्सेशन ऑफ आर्टियम, तो ये डायस्टोल में है, रिलैक्स में है, इसको हम डायस्टोल बोलेंगे। सिस्टोल बोलेंगे कंट्रैक्ट ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो चूँकि एक साथ में ये वेंट्रिकल एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं और फिर डायस्टोल होते हैं, उसी तरह से हमारा एट्रियम भी एक बार दोनों सिस्टोल होगा और एक बार डायस्टोल होगा। तो इस तरह से डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर को हम मापते हैं। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर,
जिसके बारे में हमने बात किया, ब्लड प्रेशर इज इन ओर्टा आर्टरी, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज इन, ये द नहीं है, इज इन ओर्टा आर्टरी। बीपी इज द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। तो ये बीपी क्या है कि ये हार्ट का जो कंटेक्ट होता है तो उसका एक प्रेशर जो ब्लड में क्रिएट होता है, ब्लड पंप होता है हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो जा रहा है ब्लड का पंपिंग होना, और वही है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड होता है, पंप होता है हार्ट टू बॉडी पार्ट्स में जब जाता है तो इसी को अगर हम थोड़ा इधर कर लें बीपी, तो ये है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जो कंट्रैक्शन का प्रेशर, ये है बीपी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। जब ये वेंट्रिकल हमारा नीचे वाला जो वेंट्रिकल अगर सिस्टोल होगा तो उसमें 120 mmHg होना चाहिए, ये एडल्ट में हेल्दी पर्सन के लिए है। और डायस्टोल प्रेशर क्या है, तो बीपी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी जब ये डायस्टोल में होगा ये वेंट्रिकल, तो इसका 80, चूँकि दोनों प्रेशर तो आर्टरी में ही होगा ना, ये वेंट्रिकल का एक बार क्या होगा, सिस्टोल होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, और फिर रिलैक्स होगा तो फिर उसका कम प्रेशर, तो यानी 80 mmHg तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हेल्दी पर्सन के लिए ज़रूरी है, इतना होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो यानी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसे हमें काफ़ी जागरूक रहना चाहिए। अगर हमारा बीपी कम बेस हो रहा है, ज़्यादा अप डाउन चल रहा है, तो हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो इसे काफ़ी डिजीज होने का खतरा हो जाता है। अब हम बात करें कंपोनेंट ऑफ ब्लड का, तो हमने हार्ट का देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड का, ठीक है। तो ब्लड का क्या है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में ये 4 पार्ट होता है, एक प्लाज्मा, एक रेड ब्लड सेल्स, एक WBC और एक प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा ये 55% होता है, जैसा अभी हम अगर थोड़ा सा इसकी बात करें, देखिए, हाँ ये प्लाज्मा है। तो ये हमारा ब्लड का दिखाया गया, ब्लड वेसल्स में डिफरेंट ब्लड दिखाया गया है। तो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये RBC है, ये RBC है, RBC, इसको थोड़ा रेड से लिखते हैं, ठीक है। हाँ ये RBC है, ये रेड पिगमेंट का होता है। ये येलो फ्लूइड दिख रहा है, इसको, ये लिक्विड होता है जिसमें सारे ब्लड का जितने पार्टिकल्स हैं सभी इसमें फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो येलोइश वाटरी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसका कलर कैसा है, येलोइश है। ट्रांसपोर्ट CO2 वेस्ट मटेरियल, ये CO2 और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, और डाइजेस्टेड फूड हार्मोन्स, यानी सभी का, चूँकि ये फ्लूइड मैट्रिक्स है इसी में सारा मिक्स हो जाता है और इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट करता है। बस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ये RBC करता है, ठीक है। ये 45% होता है, ये डिस्क लाइक जो शेप दिख रहा है ना, ये रेड पिगमेंट, यही है हमारा RBC, रेड ब्लड सेल्स। ये 45% होता है और ये 55% ये प्लाज्मा होता है, और नियर अबाउट 1%, ये 1% होता है हमारा, ये दोनों मिला के WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो एक बार हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्क शेप्ड, इसका देखिए, इसका शेप कैसा है, तो डिस्क टाइप का है, ठीक है। नो न्यूक्लियस, सो इट हैज़ शॉर्ट लाइफ, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए इसका लाइफ शॉर्ट होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ RBC डाई एंड आर मेड इन द बॉडी, यानी मिलियंस ऑफ, ये ओ है, मिलियंस ऑफ RBC डाई एंड आर मेड इन द बॉडी, ये हमेशा डाई होता रहता है। 4 मंथ का इसका शॉर्टेज लाइफ है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, तो इसलिए इसमें सेल्स क्या होते हैं, मरते रहते हैं और फिर बनते रहता है, ठीक है ना। RBC आर मेड इन बोन मैरो, ये RBC कहाँ बनता है, ये बोन मैरो में बनता है, बोन इन द बोन्स इन स्टेम सेल्स, उसमें एक स्टेम सेल्स होता है, उसी के अंदर में RBC बनता है। तो ये आप रिमेंबर जरूर रखिए कि ये बोन मैरो में इसका
इसका प्रिपरेशन होता है, मतलब तैयार होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग O2 इन हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन एक ये रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो इसमें इसमें ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हीमोग्लोबिन रेड होता है, रेड पिगमेंट होता है, इसीलिए सारा ब्लड का कलर ये रेड हो जाता है, येलो इस नहीं रह पाता है, ठीक है। तो बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। अभी हमने देख लिया उसका, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं WBC का। तो WBC क्या है? तो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस है, प्लेटलेट्स में भी। ये WBC क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट किल जर्म्स, ये जर्म्स को किल करता है, यानी एंटीबॉडीज जितना प्रिपरेशन होता है ये सारा WBC का काम है। ये डिजीज से हमें सेफ्टी प्रदान करता है और ये जर्म से लड़ता है और उसको किल करता है। तो ये किल जर्म्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज़ कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का सोल्जर कहा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये जर्म्स को किल करता है, हमें डिजीज से बचाता है, ठीक है। डिफरेंट शेप्स, इसका डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट सेल्स में इसका शेप चेंज होते रहता है, ठीक है। अब हम बात करें प्लेटलेट्स की। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये भी ट्रांसपेरेंट हमने देख लिया था, स्मॉल इन साइज, ये साइज में स्मॉल होता है। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प, चूँकि ये फाइबर्स लाइक का इसका कुछ शेप होता है, ठीक है ना। ये इस तरह से इसका फाइबरी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का रहता है। ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है ना। काफ़ी क्या है, ब्लड क्लोटिंग यही करता है, तो ब्लड क्लोटिंग में ये मदद करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन सम अदर एनिमल्स। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन सम अदर एनिमल्स। तो जैसे अगर हम बात करें कोल्ड ब्लड एनिमल्स, जैसे एम्फीबियंस है, फ्रॉग है, रेप्टाइल्स है, तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के हिसाब से अपने को चेंज नहीं कर पाते, इनको खुद ही उस इन्वायरमेंट में जाना पड़ता है। तो इनको हम इसलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। जबकि जैसे मैन है, डॉग है, एलिफेंट है, टाइगर है, बर्ड्स है, ETC जैसे मैमल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहे जाते हैं, जो कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चूँकि इसमें चेंज करना पड़ता है अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से, इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसको मोर एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसमें मोर एनर्जी चाहिए, जबकि यहाँ पे लेस एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेस एनर्जी, ओके। अच्छा, चेंज टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली एज पर सराउंडिंग, ये चेंजेज कोल्ड ब्लड है, ये चेंज नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये चेंजेज टेम्परेचर significantly as per surrounding, less energy required। हाँ, ठीक है। तो ये चेंज नहीं करते हैं, नॉट चेंजेज, ठीक है ना, ये चेंज टेम्परेचर नहीं कर पाते हैं। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, इनको एनर्जी कम चाहिए। लेस O2 रिक्वायर्ड फॉर लेस एनर्जी, ये इसलिए इनको एनर्जी कम चाहिए, ये खुद सराउंडिंग में उस टाइप के सराउंडिंग को चूज कर लेते हैं जिसमें उनको बॉडी टेम्परेचर उनका मतलब ये चेंज हो जाए, ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो इसलिए ये अपने आप को चेंज करते हैं टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली एज पर, जैसा सराउंडिंग है तो उसके हिसाब से वो इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, चूज करते हैं। इनको O2 कम चाहिए, लेस एनर्जी इनको चाहिए, ठीक है। यहाँ मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन रिस्पेक्टिव ऑफ सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इनको अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यू टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, सो मोर O2 रिक्वायर्ड, इसलिए इनको O2 ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे ये फिश है, तो फिश में क्या है, यहाँ पे 2 चैम्बर्स, यहाँ पे 2 चैम्बर्स सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता है, यानी हम देख रहे हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें, और फिर यहाँ से इसके लंग्स में, यानी ये गिल्स में जा रहा है, यानी लंग्स का काम गिल्स ही करता है इसका।
तो गिल्स में जा रहा है, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और फिर ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में, ये ब्लड कैपिलरी है यानी यहाँ से बॉडी पार्ट्स को जा रहा है। तो इसमें 2 ही चैम्बर देखने को मिलता है, तो इसलिए इनको लेस एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये इसलिए ये पानी में रहते हैं, पानी से बाहर निकालने पे सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें 2 ही चैम्बर, यहाँ पे 2 ही चैम्बर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें बस बॉडी पार्ट से सीधे हार्ट में, हार्ट से सीधे लंग्स से होते हुए बॉडी पार्ट्स में, यानी ये सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर तो जैसा ये ह्यूमंस में होता है वैसे ये इसमें 4 चैम्बर्स हैं, और जैसे ह्यूमन में हमने अभी ऊपर पढ़ा वैसे सारा सिस्टम इसमें चलता है। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ये 2 सर्कुलेशन चल रहा है सिस्टेमिक, ठीक है ना। और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रहा है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स है, ये सेप्टम, ये दोनों, ये 4 चैम्बर होता है, ये दोनों चैम्बर को सेपरेट करता है। और इस तरह से ये राइट वेंट्रिकल से निकला और ये कहाँ पे पहुँचा, ये हार्ट में, ये लंग्स में आया, ठीक है ना। हार्ट से लंग्स में आया, तो यहाँ डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेप्टम जो डिवाइड करें यानी 4 चैम्बर्स होता है, जबकि फ्रॉग वगैरह में 3 चैम्बर्स ही होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चैम्बर एक ही है, ये चैम्बर यानी वेंट्रिकल एक ही है, आर्टियम 2 है, ठीक है ना। ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम, और ये वेंट्रिकल एक ही है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इनमें थोड़ा मिक्स हो जाता है और इस तरह से इनका सर्कुलेशन चलता है 3 चैम्बर से। तो इनको भी लेस एनर्जी चाहिए, 3 चैम्बर्स होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, यानी हार्ट में आता है, फिर हार्ट से इसमें जाता है लंग्स में, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनको ममल्स के रिस्पेक्ट में इनको एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेस O2 रिक्वायर्ड, ठीक है, लेस O2 चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। यही लिखा है मिक्सिंग लेस O2 रिक्वायर्ड फॉर लेस एनर्जी। सेप्टम विच डज नॉट मिक्सिंग द, ये हमने देख लिया सेप्टम क्या है, तो दोनों को मिक्स करने से बचाता है, उसी चीज़ को लिखा गया है। देयर आर 4 चैम्बर्स, डबल ब्लड सर्कुलेशन, तो ये डबल ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो ये चूँकि क्या होता है कि ये जब आर्टरी है, हम अभी बात की है, जो आर्टरी है और ये जो वेन है, तो ये जो ब्लड कैपिलरी से हो के जब ये गुजरता है, ये जब इसके जो आर्टियोल्स है और वेन्यूल है, जब ये ब्लड कैपिलरी में डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनका न्यूट्रिएंट्स का, गैस का सारा सेल से एक्सचेंज होता है। ये परमेबल होता है, इसका वाल परमेबल होता है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज होता है और इस तरह से, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ फूड पार्टिकल्स, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ यहाँ पे क्या होते हैं कि बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये बाहर आ जाते हैं, फिर 80 to 90% फिर इनसाइड ब्लड सेल में चले जाते हैं। लेकिन कुछ इसमें ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स है जो, ये क्या होता है कि छूट जाते हैं बाहर में। तो इसको पिकअप करने के लिए ही एक सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। यानी लिम्फ इज बेसिकली मेड ए प्लाज्मा, यानी लिम्फ क्या है, इज बेसिकली मेड ऑफ प्लाज्मा, यानी ब्लड का जो प्लाज्मा है उससे बना हुआ डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स और फैट्स रहते हैं, डिजॉल्व जो रहते हैं इसमें लिम्फ में, जो ये बाहर छूट जाता है, तो ये वापस तो 80 to 90% आ जाता है, लेकिन 10 to 20% छूट जाता है। उसी को पिकअप करने के लिए ये लिम्फेटिक नेटवर्क काम करता है। यानी लिम्फेटिक क्या है, नेटवर्क जैसे लिम्फ दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए ये वेन है, ये आर्टरी है, ये छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हुआ है, जो प्लाज्मा ये चारों तरफ से, ये फ्लूइड मैट्रिक्स ये छूटा हुआ है, और
इसमें क्या होता है कि 80 to 90% चला जाता है। देखिए अब यहाँ पे एक स्मॉल ट्यूब टाइप का चारों तरफ से एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है, वही फ्लूइड मैट्रिक्स को पिकअप करता है। ठीक है, लिम्फ कैपिलरी है। ठीक है, ये टिश्यू सेल्स, टिश्यू स्पेसेस। ठीक है, ये वेन्यूल के बात कर ले, लिम्फेटिक वेसल्स है, ये वेसल्स है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको पिकअप करके और फिर ये वेन में डंप कर देता है। ठीक है, और ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये किधर चलता है, तो बॉडी पार्ट्स टू बॉडी पार्ट से कहाँ को जाता है, ये जाता है हार्ट में। उसी हार्ट में, ये हार्ट के वेन में क्या करता है, डंप कर देता है और फिर वो हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन एक ही है। तो ये ध्यान में रखिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम पिक्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड डब्स इट टू वेन गोइंग टू हार्ट। तो इसी में कभी कभी हम देखते हैं कि किसी किसी का पैर या हाथ कभी ज़्यादा फूल जाता है या कोई पार्ट्स ज़्यादा स्वेलन हो जाता है। तो इसमें यही होता है कि ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा से काम नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि ये फ्लूइड मैट्रिक्स छूट जाता है। ठीक है ना, ये प्लाज्मा जो मैं ये है, ये न्यूट्रिएंट्स वाला ये जो हिस्सा है, ये पूरा पिकअप नहीं हो पाता है, तो उससे उनको ये डिजीज हो जाता है और उनके पैर स्वेलन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम पिकअप फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड डम्प्स इट टू वेन्स गोइंग टू हार्ट। जो हार्ट में जा रहा है उसके वेन्स में ये डंप कर देता है। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, तो कलेक्ट लेफ्ट ओवर प्लाज्मा फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है, कलेक्ट लेफ्ट ओवर प्लाज्मा, जो हमने अभी बात किया है, कलेक्ट करता है। ठीक है ना, वेरियस बॉडी पार्ट से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो ब्लड वेसल्स में चले गए, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छूट जाते हैं, यानी जो फैट्स के, न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन्स का, उसको ये पिकअप करके और वेन में डंप कर देता है। ठीक है, वेन लिम्फ पासेस थ्रू लिम्फेटिक नोड्स। अच्छा, जब ये लिम्फेटिक नोड से पास करेगा तो लिम्फेटिक नोड्स में WBC प्रेजेंट रहता है, जो उसके जर्म्स को किल कर देता है। उसी को लिखा हुआ है कि वेन पासेस थ्रू लिम्फेटिक नोड्स, यानी जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स, जो टिश्यू फ्लूइड जो जा रहा है ये लिम्फ के द्वारा, तो ये लिम्फ नोड से गुजर के जाता है जहाँ पे WBC होता है, और WBC क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स उसके जर्म्स को किल कर देता है और फिर वो फ्री फ्रॉम डिजीज हो जाता है। ठीक है ना, WBC इन लिम्फेटिक नोड्स आर नोन लिम्फोसाइट्स। तो इस तरह से WBC इन ये नोड्स में जो जर्म्स को किलिंग करता है, इसी को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा ये बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है ना, और इसी को लिम्फेटिक नोड्स को लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये लिम्फ वेसल्स है, ये हर एक बॉडी पार्ट्स में है। हमारा हर नेटवर्क में जहाँ भी आर्टरी वेन है, जहाँ सेल से ये चल रहा है, हर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, और सबका एक ही डायरेक्शन होगा कि ये वेन में ले जा करके और टिश्यू फ्लूइड को डाल देगा उसमें। ठीक है, हार्ट में, जो वेन हार्ट को जा रहा है, इस तरह से डाल देगा। इस तरह से हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी देख लिया। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से मेहनत कीजिए। और मैंने काफ़ी कोशिश किया है, इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया। तो इस तरह से अपने टारगेट अचीव कीजिए। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि वो जानकर भी आज मुझे जानते नहीं, वो जानकर भी आज मुझे जानते नहीं, और अपनी निगाह में गर जानते नहीं। वो जानकर भी आज मुझे जानते नहीं, और अपनी निगाह में गर जानते नहीं। पैबंद जब से लग गए मेरे लिबास पे, एहसानमंद लोग भी पहचानते नहीं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स।